आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत अहम है। भारत में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। आजकल देखिए ना, आईआईटी या आईआईएम जैसी पढ़ाई का खर्च मतलब 20-30 लाख रुपए तक पहुंच गया है। बाप रे, इतना ज्यादा? और ऊपर से वो 5-7% वाली सालाना महंगाई दर, वो अलग। सही में ये सब मिलकर पेरेंट्स के लिए काफी चिंता की बात बन जाती है ना? बिल्कुल, चिंता तो होती ही है। तो इसी चीज को थोड़ा आसान बनाने के लिए आज हम प्रिया की कहानी देखेंगे। प्रिया? हाँ, एक साधारण बैंक कर्मचारी जिसकी महीने की कमाई करीब 50,000 रुपए थी। उसने अपनी बेटी आरोही के लिए बहुत सोच समझकर पूरी योजना बनाई। उसकी कहानी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये बढ़िया रहेगा। मतलब एक रियल लाइफ जैसा उदाहरण। हाँ, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में आजकल क्या व्यवहारिक रणनीतियां हैं, क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे छोटे छोटे पर अनुशासित कदम उठाकर और सही जानकारी के साथ हम बच्चों के सपनों को सच कर सकते हैं। एग्जैक्टली। चलिए फिर प्रिया की कहानी से ही शुरू करते हैं। आप बता रहे थे बैंक कर्मचारी, 50,000 रुपए महीना। हाँ, और उसकी बेटी हुई आरोही। तो वो थोड़ी स्वाभाविक है, भविष्य को लेकर थोड़ी चिंतित थी। तभी उसकी एक दोस्त है निशा, फाइनेंशियल प्लानर। हाँ, उसने सलाह दी कि भाई प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। अच्छा, दोस्त ने गाइड किया। हाँ, और वहीं से प्रिया को ये बात समझ आई कि अरे हाँ, बच्चे के जन्म के साथ ही निवेश शुरू करना कितना जरूरी है। हाँ। और ये भी कि सोच समझकर सुरक्षित और जो कानूनी योजनाएं हैं, जैसे सरकारी स्कीम्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको चुनना चाहिए। और लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए, पढ़ाई के लिए कितना, शादी के लिए या इमरजेंसी के लिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह मिली उससे। लेकिन कई लोग सोचते हैं अरे बच्चा तो अभी छोटा है, अभी क्या जल्दी है। असल में ये प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्या खर्चे वाकई इतने बढ़ गए? देखिए, बढ़ तो गए हैं, खासकर हायर एजुकेशन का खर्च, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल। आप मान के चलिए 15-30 लाख या शायद उससे भी ज्यादा लग सकता है। ओह। प्रिया ने खुद ही हिसाब लगाया था कि 18 साल बाद जब बेटी आईआईटी जाएगी तो करीब करीब 25 लाख तो चाहिए ही होंगे। 18 साल बाद 25 लाख? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है महंगाई, इन्फ्लेशन। वो जो 5-7% सालाना बढ़ती है ना। हाँ हाँ। उसका मतलब ये है कि आज जो चीज 10 लाख की है वो 15 साल बाद मान लीजिए लगभग 20 लाख की हो जाएगी। डबल। हाँ, करीब करीब। तो आपका निवेश ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इस महंगाई को तो मात दे सके, वरना पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। सही बात है। मतलब सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे ऐसी जगह लगाना होगा जहां वो महंगाई से तेज बढ़े। बिल्कुल। और ये तो हुई पढ़ाई की बात। लेकिन आपने इमरजेंसी का भी जिक्र किया था, वो कैसे? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या कोई और अचानक जरूरत पड़ सकती है। उसमें भी 5-10 लाख रुपए तक लग सकते हैं। कभी भी आ सकती है ऐसी जरूरत। बिल्कुल। तो इसीलिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। और फिर शादी जैसे बड़े खर्चे भी होते हैं, उसमें भी 10 लाख से 50 लाख या उससे भी ज्यादा लग सकता है। इतने सारे गोल्स, तो प्रिया ने ये सब कैसे संभाला? मतलब शुरुआत कैसे की उसने? हाँ, तो उसने सबसे पहले अपने लक्ष्य तय किए। बेटी की पढ़ाई के लिए 18 साल में 25 लाख रुपए, शादी के लिए 25 साल में 15 लाख रुपए और एक इमरजेंसी फंड करीब 5 लाख रुपए का। ओके, लक्ष्य क्लियर हो गए। फिर आया बजट। उसने वो 50-30-20 वाला नियम सुना होगा शायद। हाँ हाँ, सुना है। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत। बिल्कुल वही अपनाया। तो अपनी 50,000 रुपए की सैलरी में से वो हर महीने करीब 10,000 रुपए बचाने और निवेश करने में कामयाब रही। 10,000 हर महीने? अच्छा है, पर ये पैसा लगाया कहाँ उसने? क्या एक ही जगह? नहीं, वही तो समझदारी थी। उसने डाइवर्सिफाई किया, मतलब निवेश को बांटा। अच्छा। बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, SSY जिसे कहते हैं, वो सरकारी स्कीम है, टैक्स फ्री भी है। उसमें 5,000 रुपए महीना डालना शुरू किया। ओके, ये तो सुरक्षित ऑप्शन हो गया। हाँ, फिर लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सके उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इक्विटी फंड में करीब 3,000 रुपए महीना। इक्विटी यानी थोड़ा रिस्क, लेकिन रिटर्न की उम्मीद ज्यादा। बिल्कुल, लंबे समय के लिए। और फिर सोने में निवेश के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs, उसमें 2,000 रुपए महीना। अच्छा, गोल्ड बॉन्ड्स भी? हाँ, और इन सब के अलावा उसने करीब 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया,
ये पैसा उसने लिक्विड फंड में रखा। लिक्विड फंड मतलब जहां से जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से जल्दी निकाला जा सके, करीब 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। समझ गई। निवेश के अलावा और क्या ध्यान रखा उसने? बीमा बहुत जरूरी। अपने और पति के लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लिया, करीब 1 करोड़ का कवर, और पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का। हाँ, बीमा तो आजकल मस्ट है। बिल्कुल। और टैक्स प्लानिंग भी की, जैसे सेक्शन 80C में SSY और ELSS जैसे निवेश आ जाते हैं, उन पर टैक्स बचता है, और 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर। और एक और छोटी पर बहुत जरूरी चीज, जितने भी निवेश किए सब में नॉमिनी बनाया और एक वसीयत भी तैयार करवाई। अच्छा, ये नॉमिनी और वसीयत वाली बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाँ, पर ये बहुत काम की चीजें हैं भविष्य के लिए। सही कहा। तो ये तो हुई प्रिया की डिटेल्ड प्लानिंग। अगर हम थोड़ा आम तौर पर बात करें तो बच्चों के फ्यूचर के प्लानिंग के लिए कुछ बेसिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी उतना अच्छा। हाँ, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एग्जैक्टली। ब्याज पर ब्याज। आप 1000 रुपए महीने की SIP से भी शुरू कर सकते हैं, पर जल्दी करें। दूसरा, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने लक्ष्य के हिसाब से सही स्कीम चुनें। सबके लिए एक ही चीज सही नहीं होती। मतलब कोई SSY चुनेगा, कोई म्यूचुअल फंड। हाँ। तीसरा, इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखें। चौथा, बीमा कवर पूरा हो, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, नियमित समीक्षा। समीक्षा मतलब साल में कम से कम एक बार बैठकर देखें कि आपका निवेश कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या आप अपने लक्ष्य की तरफ सही बढ़ रहे हैं? जरूरत हो तो बदलाव करें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन असल में कुछ चुनौतियां भी तो आती होंगी। जैसे आपने कहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है, बढ़ती लागत। उसका एक ही जवाब है कि ऐसे निवेश करें जो लंबी अवधि में महंगाई को मात दे सकें, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP। ठीक है। और जानकारी की कमी, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ निवेश करें, कैसे करें। सही कहा। उसके लिए जरूरी है कि भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लें। कोई अच्छा वित्तीय सलाहकार हो या अच्छी वेबसाइट्स हों, किताबें हों। आजकल जानकारी मिलना मुश्किल नहीं है, बस सही सोर्स चुनना जरूरी है। और एक चीज, समय की कमी। आजकल लोगों के पास टाइम ही कहाँ है ये सब करने का। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। उसका सबसे आसान तरीका है ऑटोमेशन। जैसे SIP ऑटो डेबिट पर लगा दें। बैंक से अपने आप पैसा कटता रहेगा, निवेश होता रहेगा, अनुशासन बना रहता है। ये सही है। और एक सिंपल सा बजट बनाएं जिसे फॉलो करना आसान हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर ये समझ आता है कि बच्चे के भविष्य के लिए प्लानिंग करना सिर्फ पैसा जोड़ने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये असल में पेरेंट्स की दूरदर्शिता है, उनका प्यार है, उनकी जिम्मेदारी का एहसास है। प्रिया की कहानी यही तो दिखाती है कि अगर अनुशासन हो, सही जानकारी हो और आप लगातार कोशिश करते रहें तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। हाँ, और इसमें वो साधन जैसे जल्दी शुरुआत करना, SSY, SIP, बीमा, ये सब बहुत मदद करते हैं। हाँ, ये सब टूल्स हैं। सही टूल का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ये तो हुई सारी वित्तीय सुरक्षा की बात। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो प्लानिंग है, ये बच्चों के लिए पैसों के अलावा भी कोई सीख या कोई गैर वित्तीय विरासत छोड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। जरूर छोड़ती होगी। शायद जिम्मेदारी की सीख, भविष्य के बारे में सोचने की सीख। हाँ, शायद। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो और आप हमारे इस प्रयास में सहयोग करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक से आप हमें समर्थन दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद करेगा।